दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझो मेरे दोस्तों, घंटी दबा दो भाई। न्यूज़ 1, अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ऐसे बहुत सारे निर्माता हैं बॉलीवुड में जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए हैं और मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि मैं सबके साथ झगड़े करूं, सबके ऊपर केसेस करूं और फिर अपने पैसे रिकवर करूं। मैं ऐसा करता हूं कि जब कोई निर्माता मेरा पैसा नहीं देता तो मैं उससे दूर हो जाता हूं, मैं अपना रास्ता बदल देता हूं। मैं डिसाइड कर लेता हूं कि अब जिंदगी में दोबारा इस निर्माता के साथ मैं काम नहीं करूंगा। अब यह कहना जरा मुश्किल है कि अक्की ने यह बात किस निर्माता के बारे में कही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे निर्माता हैं जिनके साथ अक्की ने बहुत सारी फिल्में की हैं और अब उनके साथ वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि विपुल शाह है, भूषण कुमार है, सुनील दर्शन है, बहुत सारे निर्माता हैं। न्यूज़ 2, आप सभी जानते हैं कि अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था ऐसी घटिया फिल्म बनाने का जल्दी ही रिलीज होने वाली है और अजय अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं तो यहां वहां मीडिया से मिलते ही रहते हैं। जब मीडिया ने अजय से उनकी लास्ट फिल्म मैदान के बारे में पूछा कि भाई वो फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई, तो अजय ने कहा कि उस फिल्म को फ्लॉप होना ही था। उसकी वजह यह है कि उसके निर्माता थे बोनी कपूर साहब। वो फिल्म मेरी वजह से फ्लॉप नहीं हुई है बल्कि बोनी कपूर की वजह से फ्लॉप हुई है। बोनी कपूर का ये रिकॉर्ड है कि वो किसी भी फिल्म को 5-6 साल से पहले रिलीज करते ही नहीं है। अजय ने यह भी कहा कि बोनी कपूर ने फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा के साथ भी यही किया था, बहुत सालों तक उस फिल्म को रिलीज नहीं किया था, यही वजह है कि वो फ्लॉप हो गई थी। अजय ने यह भी कहा कि बोनी कपूर ने जो तब्बू के साथ पहली फिल्म बनाई थी प्रेम, उसको भी बहुत सालों तक रिलीज नहीं किया था और यही वजह है कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो बोनी कपूर का यह रिकॉर्ड है कि वो अपनी फिल्म को खुद ही फ्लॉप कर देते हैं। अब अजय की इन बातों का अगर मतलब निकाला जाए तो वो ये है कि अजय बोनी कपूर के साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में ये दोनों एक साथ काम करने वाले नहीं हैं। न्यूज़ 3, आप सभी जानते हैं कि अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर एक वक्त में बॉलीवुड में फिल्में किया करती थी। उनकी शादी हो गई, वो मां बन गई और अब फिर से मेरे ख्याल में वो फिल्मों में आना चाहती है, फिल्मों में काम करना चाहती है और यही वजह है कि सोनम कपूर मीडिया से मिल रही है, इंटरव्यूज वगैरह दे रही है। सोनम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं यंग थी तो मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिनको सुनकर मुझे आज बहुत ही शर्म आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मुझे नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा था। एक्चुअली सोनम कपूर ने एक वक्त में ऐश्वर्या राय जी को आंटी कहा था। उनका कहने का मतलब यह था कि अगर ऐश्वर्या ने मेरे फादर अनिल कपूर साहब के साथ काम किया है एज ए हीरोइन तो जाहिर सी बात है मेरे लिए वो आंटी ही हुई। डायरेक्टर SLB ने सोनम और रणबीर को एक ही फिल्म में लॉन्च किया था तो इन दोनों का अफेयर था और जब इनका ब्रेकअप हो गया था उसके बाद सोनम ने रणबीर कपूर को एक प्ले बॉय बताया था। सोनम का कहना यह है कि मुझे रणबीर के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कहने का मतलब यह है कि उनके कुछ ऐसे पुराने स्टेटमेंट्स हैं जिनको सुनकर वो आज कंफर्टेबल नहीं है, जिनकी वजह से वो आज शर्मिंदगी महसूस करती है। और मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे चुका हूं, ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स कर चुका हूं जिनको याद करके मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, वो सब ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उनका कोई मतलब नहीं था। तो एक्चुअली होता यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसको समझ आती जाती है और उसने जो गलतियां की होती है उनके लिए उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। न्यूज़ 4, आप सभी जानते हैं कि OTT बिग बॉस चल रहा है और इसके निर्माता हैं जियो और OTT बिग बॉस के बारे में कुछ ऐसी खबरें आई मीडिया में, सोशल मीडिया पर, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सोशल मीडिया यूज करने वालों ने और मीडिया ने कहा कि अरमान ने अपनी वाइफ के साथ रात में बिस्तर में हम बिस्तरी की है और अरमान को इतने कैमरों के सामने ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जियो का कहना यह है कि यह वीडियो फेक है, बिल्कुल गलत है, अरमान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यही वजह है कि जियो ने साइबर क्राइम में एक कंप्लेन फाइल की है कि इस वीडियो की तहकीकात की जाए कि ये वीडियो किसने बनाया है, क्योंकि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो रियल नहीं है। उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। अब अगर ये वीडियो इंडिया में ही किसी ने बनाकर डाला है तो उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने वीडियो किसी बाहर के देश से डाला है तो जाहिर सी बात है फिर कुछ नहीं हो सकता। किसको पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? न्यूज़ 5,
पेप्सी पन्नू की एक फिल्म हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पर कुछ सालों पहले आई थी। कितने लोगों ने उसको देखा होगा मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन नेटफ्लिक्स का ऐसा मानना है कि वो फिल्म हिट थी और यही वजह है कि उन्होंने उसका पार्ट 2 बनाया है। तो अब उस फिल्म का पार्ट 2 फिर आ गई है, हसीन दिलरुबा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म में सेक्स की भरमार है और डायलॉग्स भी बहुत गंदे हैं। पेप्सी पन्नू एक दूसरे लड़के के लिए कहती है कि यह बहुत अच्छा है। विक्रांत मैसी उससे कहता है कि लेकिन तू तो बदचलन है ना, तू तो किसी को भी बांट देती है, किसी को मना ही नहीं करती, तो तुझ पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब जो कोई भी इस फिल्म का राइटर है, डायरेक्टर है, उसको सलाम है। मतलब आप पेप्सी की असली जिंदगी की चीजों को फिल्म में कैसे दिखा सकते हो यार, ये तो गलत बात है, ये तो ठीक बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मेरी आंखों से खून निकलने लगा और भाई कानों से धुआं निकल आया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लोग भी इस फिल्म को देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गंदी चीजों के लिए देखेंगे, अच्छी चीजों के लिए इस फिल्म को कोई देखने वाला है नहीं। यानी कि जितने भी ठरकी हैं वही इस फिल्म को देखेंगे। इस फिल्म में पेप्सी पन्नू के साथ है विक्रांत मैसी, जिम्मी शेरगिल और सन्नी। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये सन्नी कौन है? ये है मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई का भाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जबकि थिएटर्स खुले हुए हैं, फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही है और सभी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं, लेकिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको पता है कि ये इतनी कमाल की फिल्म है, जो इसकी स्टार कास्ट है वो इतनी बड़ी है कि जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो इसको देखने के लिए वो पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान सब कुछ बेच देगी। जब विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल थोड़ी सी चल गई थी तो लोगों ने ये कहा था कि ये तो आने वाले वक्त का सुपरस्टार है, और मैंने उसी वक्त कहा था कि देखो भाई ये फिल्म थोड़ी सी चल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेचारा विक्रांत सुपरस्टार बन गया है। हाँ, ये अपने आप को मान लेगा कि ये ऋतिक रोशन से बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लुक्खा था, लुक्खा है और हमेशा लुक्खा ही रहेगा। तो अब इस सुपरस्टार की फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है बल्कि डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। देखिए 12th फेल जैसी फिल्म से कोई भी सुपरस्टार नहीं बन सकता। अगर किसी को सुपरस्टार बनना है तो उसको कमर्शियल हिट फिल्म देनी पड़ेगी, उसको ऐसी फिल्म देनी पड़ेगी जो डर की तरह हिट हो, जो बाजीगर की तरह हिट हो। न्यूज़ 6 सभी कहते हैं कि भाई एक्टरों ने अपनी प्राइस बहुत बढ़ा दी है और यही वजह है कि छोटी से छोटी फिल्म पर भी बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इतने बजट में फिल्म बन रही है कि वो फिल्म अपना बजट कवर ही नहीं कर पा रही है। लेकिन अब डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है कि भाई एक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है और यही वजह है कि फिल्में बहुत महंगी बन रही है, बहुत ज्यादा पैसों में बन रही है। हकीकत यह है कि हर चीज की प्राइस बढ़ गई है। कैमरामैन ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है, फाइट मास्टर ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है, जो दूसरे लोग फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने भी अपने पैसे बढ़ा दिए हैं, यहां तक कि डायरेक्टरों ने भी अपनी फीस डबल ट्रिपल कर दी है। और यही वजह है कि आज की तारीख में फिल्मों का बजट बहुत बढ़ गया है। छोटी से छोटी फिल्म भी 40-50 करोड़ के नीचे नहीं बन रही है। तो रोहित का कहना यह है कि सिर्फ एक्टरों को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सभी को ब्लेम किया जाना चाहिए बजट बढ़ने के लिए। हकीकत यह है कि रोहित शेट्टी साहब ने जो भी कहा है वो सच नहीं है, क्योंकि जो एक्टरों की फीस है उनके सामने औरों की फीस जो है वो कहीं टिकती ही नहीं है। तो हकीकत यह है कि अगर फिल्मों के इतने बड़े बजट हो गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टरों की फीस की वजह से हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित ने ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो अपने एक्टरों को खुश रख सके, अपने एक्टरों से अच्छी दोस्ती बनाकर रख सके। न्यूज़ 7 आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले सल्लू के घर के बाहर फायरिंग वगैरह हो गई थी। उस केस की तहकीकात का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। क्राइम ब्रांच ने उस केस के चक्कर में तकरीबन 8-10 लोगों को पकड़ा है और अब पुलिस ने अदालत में चार्जशीट फाइल की है। उस चार्जशीट के मुताबिक सल्लू ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है, मेरी फैमिली को मारना चाहता है, जो कुछ भी हुआ है वो उसी ने कराया है। लेकिन कमाल ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई से पूछताछ ही नहीं की है।
है? आप अंदाजा लगाइए कि जिस बिश्नोई को पुलिस भी ब्लेम कर रही है, सल्लू भी ब्लेम कर रहा है और तकरीबन 8-10 लोगों को पकड़ा गया है कि ये बिश्नोई के लिए ही काम करते हैं, उसी बिश्नोई से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती, उसी बिश्नोई से मुंबई पुलिस आमना सामना नहीं कर सकती, कोई पूछताछ भी नहीं कर सकती और कहने का मतलब यह है कि बिश्नोई का बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो आप मुझे बताइए कि भाई जिस आदमी को ब्लेम किया जा रहा है कि सब कुछ उसी का किया धरा है, तो उससे पूछताछ ही नहीं हो सकती। ये कौन सा कानून है? इसका मतलब ये साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मिली भगत है। नहीं तो जब एक आदमी को पुलिस भी ब्लेम कर रही है और सल्लू भी ब्लेम कर रहा है, तो भाई उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? मतलब बेचारे गरीबों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर केस डाला जा रहा है, वो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे, लेकिन जो मेन आदमी है उससे पूछताछ ही आप नहीं कर सकते। तो ये किस तरह का केस है और किस तरह का इंसाफ है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सल्लू ने यह कहना चाहिए था कि देखो भाई, ये जो बच्चे हैं तो गरीब हैं, हो सकता है इनको कुछ पैसे दिए गए हों और कुछ पैसों के लालच में इन्होंने ऐसी कोई हरकत कर दी हो, लेकिन जो मेन आदमी है, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर उससे पूछताछ हो ही नहीं सकती, उसको अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता, उसके ऊपर केस चलाया ही नहीं जा सकता, तो इन बच्चों को जेल में डालने से क्या होगा? इन सबको छोड़ दिया जाए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुम्हार कुम्हारी को तो कुछ कह नहीं सकता, जा करके गधे के कान मरोड़ देता है, उसको बेचारे को मारने लगता है। तो इस केस में सल्लू भी कुछ वैसा ही कर रहा है कि बिश्नोई को तो वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, जो गरीब है उनको फंसा रहा है। न्यूज़ 8, आप सभी जानते हैं कि बजट आ चुका है और बहुत सारे लोग इस बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बजट में हिंदुस्तान की पब्लिक को कोई भी रियायत नहीं दी गई है। ये एक ऐसा बजट है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान की पब्लिक को लूटा जाएगा और जो अमीर अंबानी अडानी है उनको दिया जाएगा। जो अपोजिशन पार्टीज है उनका कहना यह है कि एक्चुअली ये सरकार बचाओ बजट है, ये देश का बजट नहीं है। इस बजट में एक बहुत ही कमाल का नया कानून आया है, उसको आपको बताना जरूरी है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एनआरआईज हैं जो विदेशों में हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, यही वजह है कि वो वहां पैसे कमाते हैं, हिंदुस्तान में भेजते हैं और हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि भाई हमारा घर हिंदुस्तान में होना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी उनको जरूरत पड़ती है पैसों की, तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी देते हैं। लेकिन इस बजट में मोदी जी एक ऐसा कानून लेकर आए हैं कि अब वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकते। मोदी जी ने कहा है कि देखो भाई, आप लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हो, आप लोग पैसा हिंदुस्तान में लेकर आए हो, तो अब इस पैसे को वापस नहीं ले जाने दूंगा। अब आप अपने इस पैसे को वापस नहीं लेकर के जा सकते। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचोगे तो 30% तो टैक्स दो और 20% टीडीएस दो। यानी कि अगर आपने 100 रुपए में अपनी प्रॉपर्टी बेची तो 50 रुपए ले जाओ और 50 रुपए यहां हमारे को दे दो, बात खत्म हो गई। मोदी जी बिल्कुल ठीक किया आपने। एक्चुअली जब भी आप बाहर जाते हैं तो ये एनआरआईज बहुत मोदी मोदी जय मोदी किया करते हैं, बड़े खुश होते हैं। आपने इनकी खुशी और बढ़ा दी, बहुत अच्छा किया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था एक्चुअली। न्यूज़ 9, एक डायरेक्टर है जगन शक्ति। डायरेक्टर जगन शक्ति ने अक्षय कुमार के साथ मिशन मंगल फिल्म हिट बनाई थी। उसके बाद जगन शक्ति ने टाइगर श्रॉफ के साथ एक फिल्म चालू की थी जिसकी तकरीबन 20-22 दिन की शूटिंग हो गई थी, लेकिन वो फिल्म बंद हो गई। अब जगन शक्ति एक एक्शन फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं जिसमें हीरो होंगे अजय देवगन साहब और जिस फिल्म के निर्माता होंगे लव रंजन। आज की तारीख में बॉलीवुड वालों को पता नहीं क्या हो गया है, हर एक्टर को एक्शन फिल्म ही करनी है। उन सबको ऐसा लगता है कि अगर वो एक्शन फिल्म करेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। मैं फिर सभी एक्टरों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, शाहरुख खान की कॉपी करके आप शाहरुख खान नहीं बन सकते। आपको अपनी फिल्में करनी होंगी, आपको अच्छी फिल्में करनी होंगी। आपको शाहरुख खान की तरह एक्शन फिल्में करके कामयाबी नहीं मिलेगी, मेरी बात मान लो आप। न्यूज़ 10, खबर आई है कि कार्तिक आर्यन ने एक और फिल्म के लिए हामी भर दी है। इस फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो नंबर 2। कुछ सालों पहले कार्तिक की फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, और ये फिल्म हिट फिल्म थी। शायद यही वजह है कि इस फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है और शायद यही वजह है कि कार्तिक को पूरा यकीन है कि ये फिल्म भी हिट फिल्म रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो उस फिल्म ने तकरीबन 60 से 70 करोड़ का बिजनेस किया था और उस फिल्म को हिट माना गया था। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए 100 CR+ का बॉक्स ऑफिस करना ही होगा। उससे कम के बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर कोई भी फिल्म हिट नहीं मानी जा सकती, जबकि उसमें कार्तिक आर्यन जैसा बड़ा स्टार है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कार्तिक का ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। कितनी बड़ी हिट होगी ये बाद की बात है। न्यूज़ 11, आप सभी जानते हैं राधिका मदन को, जो सरफिरा की हीरोइन है। उसने फिर से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी है। जब उससे पूछा गया कि भाई आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज क्यों की है, तो उसने कहा कि मुझे किसी बाबा ने बताया है कि अगर मैं अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर दूंगी तो मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। मैडम जी, मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने नाम की स्पेलिंग एक बार चेंज मत कीजिए, 100 बार चेंज कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आप स्टार बन गई तो मेरा नाम बदल देना। मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि डबल ढोल के आयुष्मान खुराना अपने नाम की स्पेलिंग तकरीबन 10 बार चेंज कर चुका है। पहले भी डबल ढोल की था, आज भी डबल ढोल की है और कल भी डबल ढोल की ही रहेगा, स्टार नहीं बनेगा। अजय देवगन भी अपने नाम की स्पेलिंग कई बार चेंज कर चुका है, यह मान करके कि अगर उसने स्पेलिंग चेंज की तो शाहरुख खान से बड़ा स्टार बन जाएगा। आज तक नहीं बन पाया और मरते दम तक कभी बन भी नहीं पाएगा। और शाहरुख खान जिस दिन से बॉलीवुड में आया है उसका वही नाम है। आज तक कभी कोई स्पेलिंग चेंज नहीं की, कभी कोई पत्थर भी नहीं पहना, कभी कोई अंगूठी भी नहीं पहनी, लेकिन वो SRK है। तो मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि ये पत्थर पहनने से और अंगूठियां पहनने से और नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा काम करने से स्टार बनता है इंसान। जितने भी गुरु घंटाल बाबा हैं वो आप लोगों को उल्लू बनाते हैं, आप लोगों से पैसे हड़ते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि आप ये नाम की स्पेलिंग चेंज कर दो, आप ये पत्थर पहन लो, आप वो कड़ा पहन लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, बात को समझो। न्यूज़ 12, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त पर अदरक अब्राहम की फिल्म वेदा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जी ने, लेकिन अब जी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है और उसमें कहा गया है कि भाई तकरीबन 2 महीने से वो सेंसर बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं और इस फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। अब उनका कहना यह है कि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी फिल्म को 15 अगस्त पर रिलीज कर सकें। जी वालों का कहना यह है कि हम उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि किसी तरह हमारे को सेंसर सर्टिफिकेट दिला दीजिए, क्योंकि हमें अपनी फिल्म को 15 अगस्त को ही रिलीज करना है। हमारी फिल्म 15 अगस्त के दिन की बेस्ट फिल्म है। अगर यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हुई तो यह फिल्म स्त्री से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अक्की की फिल्म खेल खेल में भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अरे भाई साहब, जी वालों, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ। ये मैं मानता हूं कि वाकई ही आपको सेंसर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, आपकी फिल्म 15 अगस्त पर रिलीज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हो कि भाई आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तो ये आप सपने देख रहे हो। अदरक अब्राहम की फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होती, आप मेरी बात मानो, डिसास्टर ही होनी है गारंटी के साथ। न्यूज़ 13, अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सभी लोग जो मुझे ये कहते हैं कि भाई आप इतनी फिल्में क्यों करते हो, वो उल्लू के पट्टे हैं। अरे भाई, अगर मुझे काम मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। चलो, अगर मैं साल में सिर्फ एक फिल्म करूंगा तो कितने दिन शूटिंग करूंगा? 40, 50, 60 दिन। बाकी के दिनों में क्या करूंगा? घर पे बैठूं? क्यों बैठूं भाई? जब मुझे काम मिल रहा है तो मैं तो काम करूंगा ना यार। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा जिनको काम मिल रहा है कि भाई आप काम कीजिए। अगर आप साल में 5-6 फिल्में कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और मैं तो इसी तरह 5-6 फिल्में करता रहूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। मुझे कहता है कि यार ये 4 फिल्में क्यों करता साल, इसको एक फिल्म करनी चाहिए। चलो मैं एक पिक्चर कर लेता हूँ, बाकी दिन क्या करूंगा? तेरे घर में आऊं? और मेरे ख्याल में अक्की की बात बिल्कुल सही है भाई। अगर उसको फिल्में मिल रही है तो क्यों ना करे। अरे भाई, घर पर बैठकर क्या होगा? फिल्में करेगा तो पैसे आएंगे। और अगर 5-6 फिल्में एक साल में होंगी तो 5-6 में से कम एक तो हिट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अक्की का फॉर्मूला है वो 100% करेक्ट है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में का गाना रिलीज हो गया है। तू होली होली नचनी, तू होली होली नचनी। भाई साहब, जबरदस्त गाना है। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट इस गाने में है, सभी डांस कर रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये गाना सुपरहिट होना पक्का है भाई साहब। ये मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है मुदस्सर, उसके कान म्यूजिक के लिए बहुत बढ़िया हैं।
उसकी सभी फिल्मों में अच्छे गाने होते हैं और यही वजह है कि इस फिल्म के सभी गाने बढ़िया होने वाले हैं। न्यूज़ 15 कसम रावण की हिमेश रेशमैया भाई ने छक्का मार दिया है। हिमेश भाई ने ऐलान किया है कि उनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस एक लव स्टोरी बनाने जा रहा है जिसमें नए लड़के नई लड़की को लॉन्च किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राधिका राव और विनय सप्रू और इन दोनों ने अब तक जितने भी गाने बनाए हैं वो सारे गाने हिट रहे हैं। यही वजह है कि सभी लोग कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म के जो गाने आएंगे वो कमाल के होंगे, सभी गाने हिट होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे वक्त से कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं आई है जिसमें यंग हीरो हो, यंग हीरोइन हो, जो ऐसी फिल्म हो जैसे कि आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक थी। मैं आपको बता दूं कि हिमेश भाई इस फिल्म के सिर्फ निर्माता होंगे, वो इस फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगे और जाहिर सी बात है इस फिल्म का म्यूजिक वो खुद बनाएंगे और वो एक कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये सभी जानते हैं। उनके गाने इतने बड़े बड़े हिट हो चुके हैं कि कोई भी कह सकता है कि हिमेश जब अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक देगा तो कमाल का म्यूजिक देगा। दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।